हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, सत्ता और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सत्ता में स्टूडेंट कर चुके हैं, उसकी विशेषताएं, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, उसके संबंधित जो भी दृष्टिकोण है सत्ता से रिलेटेड वो हम कर चुके हैं। सत्ता के टाइप हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सत्ता पालन करने के क्या क्या आधार होते हैं। संगठन में या बाहर व्यक्ति सत्ता को क्या ऐसी बात होती है वो स्वीकार कर लेता है। इस संबंध में बहुत सारे कारण हैं। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि अधीनस्थ सत्ता को स्वीकार करते हैं यदि वे सत्ता को समझते हों तो, यदि सत्ता संगठन के उद्देश्यों के अनुसार हो तो, यदि सत्ता अधीनस्थों के हितों के विरुद्ध नहीं हो तो, या फिर अधीनस्थ शारीरिक और मानसिक रूप से सत्ता पालन करने की स्थिति में हो। अगर ये चार बातें होंगी तो वो अधीनस्थ सत्ता स्वीकार कर लेंगे। साइमन का कहना है कि सत्ता को इसलिए स्वीकार किया जाता है कि अधीनस्थ ऐसा मानते हैं कि उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। बर्नार्ड ने कहा है, कोई भी आदेश जब अधीनस्थों के पास आता है तो तीन बातें हो सकती है। या तो वो आदेश को स्वीकार कर लेते हैं, या वो आदेश को अस्वीकार कर लेते हैं, या वो उस आदेश को बिना सोचे समझे सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। बर्नार्ड ने इसे उदासीनता का क्षेत्र कहा है। बर्नार्ड के अनुसार सत्ता तभी सत्ता कहलाती है जब अधीनस्थ उसे स्वीकार कर लेते हैं। बर्नार्ड के उदासीनता के क्षेत्र की तरह ही हर्बर्ट साइमन ने भी स्वीकृति के क्षेत्र का प्रतिपादन किया है। साइमन का ये कहना है कि अधीनस्थ उच्च अधिकारी की निर्णय करने की जो उनकी शक्ति होती है या जो उनकी योग्यता होती है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। साइमन ने सत्ता के चार आधार बताए हैं: विश्वास की सत्ता, एकरूपता की सत्ता, दबाव की सत्ता और वैधानिक सत्ता। स्टूडेंट, विश्वास की सत्ता वो सत्ता होती है जब संगठन में अधीनस्थ काम करते करते वहाँ के निर्णय, प्रक्रियाओं और तकनीक को जानने लग जाते हैं। वो उच्च अधिकारी की क्षमता और कौशल में विश्वास करते रहते हैं, तो इसे हम विश्वास की सत्ता कहते हैं। एकरूपता की सत्ता, संगठन में एक अधीनस्थ सत्ता को इसलिए मान लेता है कि बाकी सब ने उसे मान ली, इसे हम एकरूपता की सत्ता कहते हैं। दबाव की सत्ता, दबाव की सत्ता में सामाजिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, संगठन का लक्ष्य, उदासीनता, आर्थिक सुरक्षा आदि बातें शामिल होती हैं। ये सारे दबाव व्यक्ति को सत्ता को मानने के लिए बाध्य कर देते हैं। फोर्थ है वैधानिक सत्ता। मैक्स वेबर ने कहा है कि आधुनिक शासन व्यवस्था का आधार ही कानून है। लोग कानूनों का आदर करते हैं। संगठन का आधार जब कानून हो तो वहाँ फिर नियम और प्रक्रियाएं और कार्य स्पष्ट होते हैं। अधीनस्थ इस कानून के परिवेश में उच्च अधिकारी के आदेश को आसानी से मान लेते हैं। स्टूडेंट, अब सत्ता की कुछ लिमिटेशन भी है, वो इस प्रकार है। पहली है विधायी नियंत्रण। व्यवस्थापिका वो जगह है जहाँ सारे कानून स्वीकार होते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की सत्ता पर नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन विधायी नियंत्रण है। प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध सदन में उठने वाले प्रश्न, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, मंत्री की सदन में जवाब देता, ये सभी विधायी नियंत्रण में आते हैं। दूसरा है न्यायिक नियंत्रण। प्रशासनिक न्यायाधिकरण, समझौता समितियां, लोकायुक्त, जांच आयोग के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर निरंकुश या अंकुश लगा रहता है। संविधान कानून का सूत्र है। संविधान में उल्लेखित व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी प्रावधानों की व्याख्या करने का दायित्व न्यायपालिका का होता है। नेक्स्ट है मीडिया और दबाव समूह भी सत्ता के प्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अलग अलग दबाव समूह होते हैं, जैसे कर्मचारी संगठन, व्यापारिक संगठन, विद्यार्थी संगठन, श्रमिक और उपभोक्ता यूनियन। ये सभी सत्ता पर नियंत्रण रखते हैं। नेक्स्ट है कार्यपालिका नियंत्रण। प्रशासनिक संगठन जो खुद एक कार्यपालिका का पार्ट होते हैं। सभी प्रशासनिक पद सोपान में एक उच्च अधिकारी होता है जो अधीनस्थ की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। नियम निर्माण, संशोधन, आचार संहिता, अनुशासनात्मक कार्रवाई के द्वारा सत्ता को निरंकुश होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है अधीनस्थों की सीमाएं। बहुत बार अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारी का आदेश नहीं मानते हैं। आदेशकर्ता का व्यक्तित्व। सत्ता में आदेश देने वाले की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वो ढीला है, उसमें अविश्वास है, वो सही आदेश नहीं दे पा रहा, तो अधीनस्थ उसकी बात को नहीं मानते, क्योंकि किसी से काम करवाना एक कला होती है। तकनीकी सीमाएं। सत्ता के प्रयोग के लिए कुछ विशेष ज्ञान और कौशल की ज़रूरत होती है, जैसे केवल हाथ में बंदूक देने से भीड़ पर नियंत्रण नहीं होता, व्यक्ति को बंदूक चलाने की तकनीक आनी चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को हम सत्ता दे रहे हैं उसको सत्ता का प्रयोग करना भी आना चाहिए। जैविक सीमाएं। कुछ आदेश अस्वीकार इसलिए भी होते हैं कि अधिकारी की शारीरिक और मानसिक स्थिति उसको ऐसा करने से मना कर देती है। जैसे उच्च अधिकारी अधीनस्थ को यह कहे कि वो बिजली के या करंट के तारों को छू ले, तो अधीनस्थ कभी नहीं छुएगा। आर्थिक सीमाएं। पूरे शासन की आधारशिला वित्त होता है। संगठन की आर्थिक स्थिति भी सत्ता को प्रभावित करती है। पर्यावरण संबंधी सीमाएं। कई बार अकाल, सूखा, महामारी, भूकंप, बाढ़, हिंसा आदि के कारण भी सत्ता की सीमाएं सीमित हो जाती है। सत्ता के कुछ कार्य होते हैं। हर्बर्ट साइमन ने कहा है, सत्ता उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है। सत्ता निर्णय लेने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। सत्ता संगठन की क्रियाओं में समन्वय करती है। सत्ता नियंत्रण, निर्देशन, अनुशासन बनाती है। सत्ता द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बुद्धि, कौशल और योग्यता से परिपूर्ण होते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी अथॉरिटी आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक में हम रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व क्या होता है, उत्तरदायित्व आगे हम करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।